स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी ज्ञान में। आज हम लोग ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयोडीन और आयरन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कई बार आ चुके हैं। वैसे तो हेडिंग में कैल्शियम भी लिखा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयोडीन और आयरन के ही आते हैं और कई बार आ चुके हैं। इसीलिए आपको आज मैं इन दो क्वेश्चंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरह से लिख पाएं। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपको पास करवाने के लिए और सारे नोट्स बनाने के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूं। अपने दोस्तों के भी शेयर करें और सुझाव में अपने कमेंट देना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो ये है कि गिव द ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ स्टोरेज एक्शन एंड यूज ऑफ आयरन कंपाउंड। यानी आयरन कंपाउंड के बारे में आपको बताना है कि ये क्या इसका कंपाउंड का एग्जाम्पल है, इसकी इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, स्टोरेज किस तरह से करनी है, एक्शन क्या है और इसके यूज क्या है। तो शुरुआत करते हैं आंसर के पहले पैराग्राफ से। द फॉलोइंग आयरन कंपाउंड आर ऑफिशियली इन आईपी 1985। यानी नीचे अभी जो आपको दिया जा रहा है 8 कंपाउंड, ये आयरन कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं, जिनमें पहला है फेरस फॉर्मेट, दूसरा है फेरस ग्लूकोनेट, तीसरा है फेरस सल्फेट, चौथा है ड्राइड फेरस सल्फेट, पांचवा है आयरन एंड अमोनियम सिट्रेट, छठा है आयरन सॉर्बेटाइल इंजेक्शन बीपी, सातवां है फेरस सक्सिनेट बीपी, आठवां है आयरन डेक्सट्रेंस इंजेक्शन बीपी। यहाँ बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब बात करते हैं इसके इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो आयरन कंपाउंड्स आर इनकम्पैटिबल विथ मिनरल एसिड, अल्कलीज, अल्कलीन कार्बोनेट, टैनेट्स। यानी कि आयरन के जो कंपाउंड होते हैं वो इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल का मतलब जिस सब्सटेंस के साथ अगर इनको रखा जाए तो इनका नेचर और केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल नेचर। तो वो कौन कौन से हैं? मिनरल एसिड, यानी आयरन के कंपाउंड को मिनरल एसिड में नहीं रखना चाहिए, अल्कलीज, अल्कलीस कार्बोनेट और टैनेट्स, इन सभी से आयरन के कंपाउंड को दूर रखना चाहिए क्योंकि इनके साथ ये इनकम्पैटिबल होता है। आइए अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की। तो स्टोरेज के रूप में दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, दस आर स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल डार्क प्लेस। यानी कि इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसीलिए इनको एयर टाइट कंटेनर में ठंडे जगह पर और डार्क प्लेस में रखना चाहिए। अब बात करते हैं इनके एक्शन यूज ऑफ आयरन कंपाउंड, यानी कि इनका यूज क्या है और किस तरह से ये एक्शन दिखाते हैं। तो इनका जो पहला 3 एक्शन है, इन आयरन डिफिशिएंसी ऑफ अनीमिया, दूसरा इन हेमोरेज कंडीशन और तीसरा ऐसा हेमेटेनिक। तो ये 3 तरह के डिफिशिएंसी में इनका इस्तेमाल होता है। पहला है एनीमिया, दूसरा है हेमरेज कंडीशन। हेमरेज कंडीशन ऐसी अवस्था है जिनमें ब्लड वेसल के द्वारा कम समय में ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाती है, यानी ब्लड जब निकलता है तो रुकता ही नहीं है, आपका खून जो शरीर से ब्लड वेसल के द्वारा गिरता रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके शरीर में आयरन कंपाउंड्स की कमी है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आयरन कंपाउंड्स दिए जाते हैं। तीसरा है हेमेटेनिक। हेमेटेनिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। तो ये 3 चीजें थी से रिलेटेड। अब बात करते हैं इन सभी के बारे में, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है एनीमिया, हेमेटेनिक के बारे में। तो अभी जैसे बताया कि एनीमिया जो होती है, इट मींस डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन और आरबीसी इन द ब्लड। यानी अनीमिया ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज या आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्पेसेस जो है उनका जो काउंटिंग है वो कम हो जाता है, उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। और एक है हेमेटिनिक, जिसके बारे में भी मैंने बताया कि द सब्सटेंस विच इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, यानी ऐसे ड्रग्स या ऐसी दवाइयां या ऐसे एजेंट जो हमारे ब्लड में आरबीसी को बढ़ा देते हैं, आरबीसी काउंट को बढ़ा देते हैं, हीमोग्लोबिन्स को बढ़ा देते हैं, उनको हेमेटिनिक्स कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयोडीन कंपाउंड्स के बारे में है, जो इस प्रकार है, गिव द ऑफिशियल कंपाउंड्स इन कंपैटिबिलिटी स्टोरेज एंड यूज ऑफ आयोडीन कंपाउंड। यानी आयोडीन कंपाउंड्स के बारे में आपको बताना है कि ये हैं क्या, इनकी इनकम्पैटिबिलिटी किसके साथ है, स्टोरेज किस तरह से करनी है और इनके इस्तेमाल किस तरह से किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से देख लेने हैं। तो आंसर की तरफ आते हैं।
द फॉलोइंग ऑफ ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयोडीन, जिनमें सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड यानी दो तरह के ऑफिशियल कंपाउंड है जो कि आपको प्राप्त होंगे। पहला है सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। इनकम्पैटिबिलिटी की बात की जाए तो इनकी इनकम्पैटिबिलिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होती है और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होती है। स्टोरेज की बात की जाए तो सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड आर डेलिक्विंट इन मॉइस्ट एयर, यानी मॉइस्ट एयर में ये बहुत ज़्यादा डेलिक्विंट होते हैं, खराब हो सकते हैं। आर ऑक्सीडाइज गिविंग येलोइश और ब्राउन कलर, और ऑक्सीडाइज होकर के इनमें येलो कलर का परत चढ़ जाता है या ब्राउन कलर का परत चढ़ जाता है ड्यू टू लिब्रेशन ऑफ आयोडीन, क्योंकि आयोडीन निकलता है जिसके चलते इनमें येलो कलर का या ब्राउन कलर का परत चढ़ जाती है। इसीलिए आयोडीन कंपाउंड आर प्रिजर्व इन अ वेल क्लोज कंटेनर एंड कीप्ड इन अ ड्राई प्लेस। इसीलिए जो भी आयोडीन कंपाउंड होते हैं उनको क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए और ड्राई प्लेस में रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इनके इस्तेमाल के बारे में। तो इनके जो यूज हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है इन डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड ग्वाइटर, यानी ग्वाइटर की जो समस्या है थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई, उनके डिसऑर्डर को ठीक करने में इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा है एज अ फैब्रिनोलाइटिक एजेंट इन सिफिल्स एंड लेप्रोसी। यहाँ पर फाइब्रोनेलेटिक का अर्थ है रक्त का, जो हमारे ब्लड होते हैं उनका थक्का जमना। तो थक्का जमने के लिए इनमें इस्तेमाल की जाती है। और सिफिल्स, सिफिल्स का मतलब होता है कि हमारे स्किन पर या प्राइवेट पार्ट पर चकत्ते आ जाते हैं, ब्लड लाल लाल धब्बे आ जाते हैं। शुरू में ये पेनलेस होता है, पेन होने पता चलता है, लेकिन बाद में जब ये बढ़ जाता है तो पेन भी होने लगती है। और लिप्रोसी, लिप्रोसी का मतलब होता है नर्व्स का डैमेज हो जाना, जिसके चलते ब्लड जो है निकलने लगती है। तो इन सभी के बीमारियों को ठीक करने के लिए आयोडीन के कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी बात करते हैं इसके तीसरे यूज़ की, जो है इन फंगल इन्फेक्शन, यानी फंगल इन्फेक्शन के को ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है। चौथा है पोटेशियम आयोडाइड यूज टू इन ए कफ मिक्सचर एज एक्सपोट्रेंट, यानी कि एक्सपोट्रेंट के रूप में कफ को बाहर निकालने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा इस्तेमाल है यूजफुल इन अस्थमा एंड क्रोनिक ब्रोंचिटिस, यानी अस्थमा के उपचार में और क्रोनिक ब्रोंचिटिस के इस्तेमाल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डिफिशियंसी डिसऑर्डर ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन अगर आप नहीं लेंगे तो आपको कौन से डिफिशियंसी हो जाएगी। तो डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी अगर आपको थायराइड हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो गई तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इट इन्वॉल्व, जिसमें कि दो लक्षण देखने को मिलते हैं, एक है सर्टेनिज्म और एक है ग्वाइटर। सर्टेनिज्म का मतलब है इट इन्वॉल्व मेंटल रिटार्डेशन एंड ड्वारिज्म, यानी कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। और ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन, यानी आपकी हाइट डेवलप नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। और तीसरा है ग्वाइटर, यानी घींग का रोग गले के पास जो हो जाता है। इट इन्वॉल्व इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाएगा। एंड स्वेलिंग ऑफ नेक, और गर्दन के पास उभार बन जाएगा और वहां पर फूल जाएगा, जिसे कि घेंगा रोग कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।